इस वीडियो में हम डेप्रिसिएशन के दो मेन मेथड्स जो हैं, स्थायी किस्त पद्धति और क्रमागत ह्रास पद्धति, इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे। थोड़े समय में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि स्थायी किस्त पद्धति और क्रमागत ह्रास पद्धति है क्या। देखो, स्थायी किस्त पद्धति जो होगी, इसमें जो ह्रास निकाला जाएगा वो ह्रास प्रतिवर्ष एक समान अमाउंट होगा, एक समान ह्रास की राशि होगी प्रतिवर्ष। और फिर जो संपत्ति होगी उस पर जो शुरू का जो प्रारंभिक मूल्य होगा संपत्ति का, उसी पर एक निश्चित प्रतिशत से ह्रास की गणना एक बार ही की जाएगी। तो इसे स्थायी किस्त पद्धति कहते हैं। जैसा कि इसके नाम में भी स्पष्ट है कि जो हमारी ह्रास की राशि होगी वो स्थायी होगी, वो स्थायी किस्त होगा एक। फिर है क्रमागत ह्रास पद्धति, दूसरा मेथड, जिसे हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड कहते हैं या रिटन डाउन वैल्यू मेथड कहते हैं। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या WDV या रिटन डाउन वैल्यू मेथड कहते हैं क्रमागत ह्रास पद्धति को। तो ये जो मेथड है, इसमें जो ह्रास की राशि होगी वो प्रतिवर्ष एक समान नहीं होगी, प्रतिवर्ष बदलती रहेगी। और संपत्ति का जो शेष होगा प्रतिवर्ष का बैलेंस, उस पर इस ह्रास को की गणना की जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों इस तरीके के मेथड्स हैं। इनके डिफरेंसेस क्या हैं ये देख लेते हैं हम। तो देखिए, जब भी हम डिफरेंस लिखेंगे तो कुछ ऐसा फॉर्मेट बनाएंगे, दो चीज़ों में डिफरेंस लिखना है तो जैसे मैंने इस केस में बनाया स्थायी किस्त पद्धति, क्रमागत ह्रास पद्धति। और तीसरा जो कॉलम सबसे पहला होगा वो अंतर का आधार, बेसिस ऑफ डिफरेंस। तो इस तरीके से 3 कॉलम में डिवाइड करेंगे अपने पेज को, और अंतर का आधार भी जरूर लिखेंगे ताकि आपका जो डिफरेंस हो वो स्पष्ट रूप से दिखे और अच्छा भी लगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है अंतर का, बेसिस ऑफ डिफरेंस, वो है ह्रास की गणना का आधार। स्थायी किस्त पद्धति में ह्रास संपत्ति की मूल लागत, प्रारंभिक मूल्य पर निकाला जाता है। ठीक है, तो स्थायी किस्त पद्धति में इसको समझते हैं। जैसे मान लो कि कोई मशीन है जिसे हम खरीद कर लाए हैं, यानी कि जिसकी कॉस्ट है 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 1 लाख। अब इस पे डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन रेट है 10%। ठीक है, तो अब हम डेप्रिसिएशन जब चार्ज करेंगे तो इस कॉस्ट पे ही किसी भी ईयर का डेप्रिसिएशन, चाहे वो हम फर्स्ट ईयर का करें, चाहे सेकेंड ईयर का करें, चाहे थर्ड ईयर का करें, सबका डेप्रिसिएशन जो होगा वो संपत्ति के मूल लागत पर, जब शुरू में मशीन खरीदी जाती है, जो उसका उस समय कॉस्ट होता है, उसे हम मूल लागत या प्रारंभिक मूल्य भी कह सकते हैं। तो उस पर जो एक बार डेप्रिसिएशन को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ऐसे केस में 1 लाख रुपए, 1 लाख का 10% निकालेंगे तो हम सभी जानते हैं तो 10,000 रुपये, यानी कि तीनों साल 10,000 रुपये, या जितने भी, जब तक ये संपत्ति हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंशन रहेगी तो डेप्रिसिएशन के नाम पर हम 10,000 चार्ज करते रहेंगे। ऑल राइट। अब क्रमागत ह्रास पद्धति में, इसमें ह्रास प्रतिवर्ष के घटते हुए शेष, यानी कि संपत्ति के मूल्य में से ह्रास को घटाने के बाद जो शेष बचता है उस पर निकाला जाता है। तो मान लो, अब वही सेम एग्जाम्पल लास्ट वाला, तो इस लास्ट वाले एग्जाम्पल में मशीन का कॉस्ट था 1 लाख, डेप्रिसिएशन का रेट था 10%। अब हम अगर क्रमागत ह्रास पद्धति से ह्रास निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, पहले साल तो जो हमारा कॉस्ट है 1 लाख, उस पर 10% से डेप्रिसिएशन लगाए, पहले साल 10,000 रुपये। अब जब दूसरे साल हम डेप्रिसिएशन को चार्ज करेंगे तो जो मूल लागत है हमारी 1 लाख रुपए, उस 1 लाख में से ये जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है 10,000, इसको हम घटा लेंगे। अब जो शेष बचेगा, कितना बचेगा, 90,000। अब इस 90,000 पर हम फिर क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे दूसरे साल का डेप्रिसिएशन उसी रेट से 10% से। तो 90,000 का 10% 9,000। अब जितना बैलेंस बचा फिर उसमें से कितना बचा, तो 81,000। आई होप
आई थिंक। तो 81,000 का फिर तीसरे साल का अगर निकालना है तो 81,000 का 5%, तो कितना हमारा हो जाएगा 8,100। इसी तरीके से हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहेंगे। यानी कि जो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है उसमें जो डेप्रिसिएशन हम निकालते हैं वो घटते हुए जो हमारा शेष होता है, बैलेंस ऑफ हर साल का जो बैलेंस होता है एसेट का, हम चार्ज करते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो ह्रास की राशि है। तो स्थायी किस्त पद्धति में ह्रास की राशि प्रतिवर्ष एक समान रहती है, जैसा कि हमने लास्ट एग्जाम्पल में देखा भी। और क्रमागत ह्रास पद्धति में ह्रास की राशि प्रतिवर्ष घटती जाती है, क्योंकि हम बैलेंस पर प्रतिवर्ष डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। ऑलराइट। ह्रास की दर, तो जो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है इसमें हम प्रायः कम ह्रास की दर कम निर्धारित करते हैं, जबकि हम क्रमागत ह्रास पद्धति में ह्रास की दर अधिक निर्धारित की जाती है। उपयुक्तता, सूटेबिलिटी, ऐसी संपत्ति जिसका जीवन काल कम हो या जो कम मूल्य की संपत्ति हो उसके लिए ह्रास लगाने की स्थायी किस्त पद्धति उपयुक्त मानी जाती है। जबकि अगर कोई ऐसा एसेट है जिसका मूल्य अधिक है और वो लंबे समय तक टिकने वाला संपत्ति है, लंबे समय तक चलने वाली संपत्ति है, तो उसके लिए रिटेन डाउन वैल्यू मेथड ज़्यादा सूटेबल है। फिर है लाभ हानि खाते पर भार। तो जो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है इस पर ह्रास का जो भार होता है उसको प्रतिवर्ष के लाभ हानि खाते पर समान रूप से नहीं पड़ता है, जबकि क्रमागत ह्रास पद्धति में ह्रास लगाने पर प्रत्येक वर्ष के लाभ हानि खाते पर समान भार पड़ता है, जो कि अधिक उचित है। तो ये इसका क्या मतलब है, जैसे देखिए, मान लीजिए कि कोई वर्कर वो एक दिन में 100 प्रोडक्ट बना देता है। वहीं पर एक वर्कर है, एक दिन में 100 प्रोडक्ट बना रहा है। वो वर्कर धीरे धीरे बूढ़ा हो गया और वो बाद में वही वर्कर एक दिन में कितना प्रोडक्ट बना रहा है, तो 80 प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, 80 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बना रहा है। तो अब ये बताइए कि एक जो कंपनी होगी या कोई फैक्ट्री है तो उसमें 100 यूनिट प्रोड्यूस जब करेगा तो उसको ज़्यादा मजदूरी दी जाएगी कि 80 पे ज़्यादा मजदूरी दी जाएगी। ऑब्वियस है कि जब 100 यूनिट वो प्रोड्यूस करता है तो उसको वेजेस जो है वो अधिक दिए जाते हैं। मान लो कि 1,000 रुपये एक दिन के दिए जाते हैं। जब वो 80 यूनिट प्रोड्यूस करेगा तो उसे 800 रुपये ही सिर्फ दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो यही उचित है, यही होता भी है। अब फैक्ट्री को इतना तो नहीं मतलब है कि कौन बूढ़ा हो रहा है क्या हो रहा है, तो वो इस हिसाब से काम के हिसाब से दाम मिलता है, सीधी सी बात है ना। तो ऐसे ही मशीन जो है वो भी मशीन या कोई भी एसेट जो है, मान लो हमारा जो मशीन था जो हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, वो जब नया रहेगा तो वो 1,000 यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है, यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। जब वो धीरे धीरे पुराना होगा तो उसका प्रोडक्शन का जो कैपेसिटी है, जो कार्य क्षमता है, वो घटती जाएगी, तो बाद में वो 800 यूनिट ही प्रोड्यूस कर रहा है। तो डेप्रिसिएशन शुरू में ज़्यादा होना चाहिए या बाद में ज़्यादा होना चाहिए? डेप्रिसिएशन ऑब्वियसली शुरू में ज़्यादा होना चाहिए, है कि नहीं, और बाद में धीरे धीरे उसको डेप्रिसिएशन को कम करना चाहिए, क्योंकि अब वो काम मशीन कम कर रहा है, उसी हिसाब से उसके काम के हिसाब से उसको डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए। लेकिन जब हम स्थायी किस्त पद्धति देखते हैं तो प्रत्येक वर्ष जो हमारा डेप्रिसिएशन का अमाउंट होता है वो एक समान होता है, जबकि हमारी मशीन अब उतने कार्य क्षमता से काम नहीं कर रही है, तो पुरानी होने पे भी उतना ही डेप्रिसिएशन, तो ये उचित नहीं है। तो वही हम कहते हैं कि लाभ हानि खाते पर भार समान रूप से या उचित रूप से नहीं पड़ता है, जबकि क्रमागत ह्रास पद्धति में ह्रास लगाने पर प्रत्येक वर्ष लाभ हानि खाते पर जो भार पड़ता है वो उचित है। उसमें क्या होता है कि शुरू में हमारा डेप्रिसिएशन अधिक होता है, जैसा कि होना चाहिए। शुरू में क्या था, 10,000 था, फिर था 9,000, फिर हुआ है 81,000। इस तरीके से हम जब भी कैलकुलेट करेंगे तो जैसे जैसे मशीन पुरानी होगी डेप्रिसिएशन का अमाउंट कम होता जाएगा। तो इससे स्पष्ट है कि जो रिटन डाउन वैल्यू मेथड है इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करने का जो ये मेथड है वो लाभ हानि खाते पर उचित रूप से प्रभाव डालता है, जबकि
फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में ऐसा नहीं होता है। सरलता कौन से मेथड में है, तो ये स्पष्ट दिख रहा है कि एक ही बार डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में तो ये अपेक्षाकृत अधिक सरल है, जबकि रिटन डाउन वैल्यू मेथड अपेक्षाकृत कठिन है। न्यायोचित कौन सा है, कौन सा एप्रोप्रिएट है? तो जो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है, जैसा कि हमने देखा कि ये जो है ये कार्यक्षमता के अनुसार डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करता, इसलिए ये न्यायोचित नहीं है। और जबकि मशीन की कार्यक्षमता के अनुसार रिटन डाउन वैल्यू मेथड में डेप्रिसिएशन का अमाउंट बढ़ता या घटता है, तो इसलिए रिटन डाउन वैल्यू मेथड ज़्यादा अप्रोप्रिएट और ज़्यादा साइंटिफिक है। तो इसको हम देख लेंगे एक बार। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि इन दोनों मेथड्स में हैं, तो इसे हम कायदे से पढ़ लेंगे, तैयार कर लेंगे इस टॉपिक को, क्योंकि एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे अकाउंट्स के डेप्रिसिएशन चैप्टर का। और कई बार हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं कि न्यूमेरिकल लगाते हैं और थ्योरी पर ध्यान नहीं देते हैं, जबकि थ्योरी भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है हमें अकाउंट्स में भी, तो इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए। तो इस वीडियो को अच्छे से समझ के अपने कॉपी पे नोट करिएगा और इसको समझिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।